हेलो गाइस, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। तो जैसा कि आपको पता है, हमने आपके लिए घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है और इस इनिशिएटिव में आप घर बैठे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पर आप घर बैठे ही सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। और हाँ, आज जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं ये है विश्व शांति के प्रयास। ये स्टैंडर्ड 9 के इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके प्रीवियस वीडियो हमारे चैनल पे पहले से अपलोडेड है। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिए। और चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है राष्ट्र संघ के उद्देश्य। राष्ट्र संघ के उद्देश्य, एज वी ऑल नो कि राष्ट्र संघ क्या होता है, इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा और इसके लिए आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर आपने देख ली है तो चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा हिंट, राष्ट्र संघ एक शांति प्रिय संस्था थी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई थी। ये 10 जनवरी 1920 को जर्मनी की आखिरी संधि के बाद दुनिया में आई थी और इसको हम लोग आज देखने वाले हैं कि इसका काम उस वक्त क्या रखा गया था। ठीक है, तो राष्ट्र संघ जो है इसका मुख्यतः जो कार्य होता है, इसके मुख्यतः जो कार्य थे वो अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था को मेंटेन करना था। अब क्योंकि ये विश्व शांति का प्रयास है तो सबसे पहला इसका टारगेट क्या होगा? टू क्रिएट ए यूनिवर्सल पीस, यानी विश्व शांति या अंतरराष्ट्रीय शांति को मेंटेन करना, को बनाए रखना। साथ ही साथ टू क्रिएट इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना। साथ ही साथ अगला होगा क्योंकि अब मान लो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नहीं रही, चलो अच्छी बात है, विश्व शांति की बात हो रही है, बहुत अच्छा। विश्व शांति में सभी लगे पड़े हैं, सभी देश लगे पड़े हैं। एक पागल हो गया, कोई एक पागल हो गया और वो हो गया सबके पीछे पड़ गया, बोल रहा है ना हम मारेंगे सबको, बम मार के फोड़ देंगे। तो उस सिचुएशन में अंतरराष्ट्रीय शांति, अगर ये अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कर रहे हैं तो इनको अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा भी संभालनी होगी कि अगर कोई खतरा उठाता है तो किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। तो वो इनका जिम्मेदारी था, इन्होंने अच्छे से निभाया, उसको बिल्कुल अच्छे से निभाया। इन्होंने उसको पकड़ के अच्छे से समेटने की कोशिश की। ठीक है, तो जो राष्ट्र संघ थे उसके उद्देश्य क्या थे? सबसे पहला देखो, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्रदान करना। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्रदान करना, व्हाट डू यू वांट, ये वाले थिंग। ठीक है, शांति भी प्रोवाइड करेंगे और सुरक्षा भी प्रोवाइड करेंगे, कौन कल उठ के बोल ना दे कि हाँ ये प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ दूसरा वाला, अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना। ये क्या होता है अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना? कहने का मतलब समझो, देखो हो रहा है इसमें कि वैसे लोग जो इंटरनेशनल लेवल के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हो और करके क्या कर रहे हो, साथ में उन चीजों को बांट रहे हो, उन चीजों को आपस में लेकर चल रहे हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश ने क्रायोजेनिक इंजन की खोज कर ली। क्रायोजेनिक इंजन भारत में मतलब पाया जाता है, ये माइनस के टेम्परेचर पर भी जलने वाला फ्यूल होता है जो क्रायोजेनिक, जिसको कहा जाता है कि ठंडी में भी जल सकता है। क्योंकि जब आप स्पेस में जाओगे, अंतरिक्ष में जाओगे तो वहां तो तापमान होता नहीं है, वहां पर तो सब कुछ जमने वाला होता है। तो उस सिचुएशन में हम अगर पेट्रोल भर के भेज दें सैटेलाइट में तो जम जाएगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है कि स्पेशल ईंधन खोज की गई जिसको क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। ठीक है, तो वो फ्यूल या वो ईंधन स्पेस में जलता है। ठीक है, एक देश ने इसको खोज लिया और
अपने पास रखे हुए हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन इस चीज को अगर अंतरराष्ट्रीय तरीके से बांटी जाए तो उसको अंतरराष्ट्रीय सहयोग कहते हैं। ठीक है, आज आप देखते हो मॉडर्न वर्ल्ड में कि एगो रॉकेट लॉन्च होता है और उस पर 10-10 कंट्री के सैटेलाइट लगा के जा रहे होते हैं आसमान में। यानी ये अंतरराष्ट्रीय सहयोग ही तो है। और इसका सबसे पहला प्रयास राष्ट्र संघ ने किया था कि अगर कोई नई चीज बनती है तो उस पर सबका अधिकार होता है, एक आदमी का नहीं, सबका अधिकार होता है उसी पर। ठीक है, तो सबका अधिकार इन्होंने रिप्रेजेंट किया वहां पर। अब आइए अगले वाले पे आते हैं कि इनका अगला टारगेट क्या होता है। इनका अगला होता है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रों के बीच के विवादों का निपटान, विवादों का निपटान। भाई दो देश के बीच में बवाल हो गया, लड़ाई हो गई, मार होने का चांसेस है बहुत भयंकर, तो ये क्या करेंगे, ये बीच में आएंगे। कौन? राष्ट्र संघ बीच में आएगा और आकर क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, इन लोगों को समझाएगा कि नहीं यार ये नहीं करना है, हम सहयोग देंगे आपको, हमारा काम है अंतरराष्ट्रीय सहयोग देना, हम आपको सहयोग देंगे और आपके विवाद का क्या कराएंगे, निपटान करेंगे। इस तरीके से काम करता है अंतरराष्ट्रीय संघ। साथ ही साथ विवादों का निपटान करता है, साथ ही साथ आगे इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि ये पहला विश्व युद्ध देखा था जिसने सबसे पहले हथियारों को बड़े भयंकर पैमाने पर यूज होते हुए देखा था, भयंकर से भी भयंकर, सुप्रीम भयंकर पैमाने पर। तो इनका काम क्या था, युद्ध ना हो, आगे से करने ही नहीं देना है। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, चौथा पॉइंट यहाँ पर आप आराम से ढकेल सकते हो और बोल सकते हो कि शस्त्रीकरण को समाप्त करके शस्त्रीकरण को समाप्त करके आगे विश्व शांति प्रोवाइड कर, विश्व शांति लाना। भाई हर कंट्री के साथ सबसे पहला झोल तो ये है कि वो लड़ते हैं, और दूसरा झोल ये है वो लड़ते हैं इसलिए उनके पास हथियार, शस्त्र, वेपन मौजूद हैं। तो वेपनाइजेशन को पहले समाप्त करो, और युद्ध के लिए जो पागलपन भरा पड़ा है ना कि युद्ध होगा इसके लिए तुम हथियार बनाते रहो, हथियार बनाते रहो, सबसे पहले वेपन्स बनाइए, इंटरनेशनल गेट पर मत बनाइए इसको, मतलब ऐसा मत बनाइए कि इंटरनेशनल वॉर छिड़ना है। वेपन्स बनाइए, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा तो आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा करिए, लेकिन इस राष्ट्रीय सुरक्षा के चक्कर में दूसरे देश की बात मत लगा दीजिए। समझ रहे हो बात? ये कहा गया था, इसका मेन काम ये था कि ये हथियार का जो मास मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बहुत भयंकर पैमाने पर जो हथियार बनाए जा रहे हैं, उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, इसको दी गई थी, ताकि ये विश्व शांति ला सके, विश्व शांति के प्रयास किए जा सके। बात यह है कि आपको इस पे के अनुस्वार नहीं दिखते हैं, कैमरे की रेंज के हिसाब से अनुस्वार का दिखना छोटा हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ, तो आगे वाले के टॉपिक की तरफ आते हैं, तो आपको आसानी से पता चलेगा कि अगला टॉपिक में हमें क्लियरली बता रहा है कि इसमें ये कब हुआ था, राष्ट्रसंघ कब बना था, 1920 में। 1920 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का समापन, बहुत सारी संधियां, उन संधियों में जो जो बात कही गई थी क्या वो हो रही है? कौन इसकी देखभाल करेगा? लीग ऑफ नेशन अगर नहीं करता है, राष्ट्र संघ नहीं करता है, तो कौन उसकी देखभाल करेगा कि संधियों की शर्तें पूरा हो रही हैं या नहीं? यानी कि आइए बोल सकते हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन पेरिस शांति सम्मेलन में हुए पेरिस शांति सम्मेलन में हुए
संधियों का निराकरण और अवलोकन भाई टारगेट बहुत सिंपल सिंपल बोल रहा है, ये बहुत ही सिंपल, एकदम क्लियर, कोई रेस्पॉन्स ना, ज्यादा ना, ठीक है। पेरिस शांति समझौता हुआ है, उसमें जो जो बातें लगी हैं, उसमें जो जो संधि हुई है, उसको देखेगा, निराकरित करते रहेगा, ऊपर से ऑब्जर्व करते रहेगा कि हाँ गड़बड़ नहीं हो रही है ना, गड़बड़ नहीं हो रही है ना, बिल्कुल सही। तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना बैठकर ऑब्जर्व करते रहता है, अपनी बातों को देखते रहता है, और देखकर क्या करता है, सबको बताता है कि हाँ इस टाइप से प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। और साथ ही साथ राष्ट्र संघ का एक और मतलब, इसे नोट डाल के आप यहां पे लिख सकते हैं, नोट, इस संस्था को लीग कॉन्वेंट का नाम भी दिया जाता है। समझ रहे हो, लीग कॉन्वेंट का नाम भी दिया जाता है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा पॉइंट, क्लियर हो गया। हाँ, तो अब राष्ट्र संघ के सदस्य कौन कौन थे, मतलब हमने उसके काम देख लिया, वो ये करता है वो करता है, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्र संघ के सदस्य कौन कौन थे, आइए इस पर बात करते हैं। राष्ट्र संघ के सदस्य, ठीक है, हु वर द पर्सन मेंबर्स ऑफ लीग ऑफ नेशन, कौन कौन थे, ठीक है। जब राष्ट्र संघ ने अपना आरंभिक नाम शुरू किया तो ये प्रथम विश्व युद्ध से था, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध में जो लोग जीते थे उन लोगों ने ही सारे के सारे अच्छे काम किए थे, मतलब अच्छे काम का टारगेट उन्हीं को दिया जाता है। तो राष्ट्रसंघ की शुरुआत में विजयी जो राष्ट्र थे, जैसे ब्रिटेन हो गया आपका, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, इन देशों को फाउंडिंग मेंबर्स कहा जाता है। और आपको पता भी है कि राष्ट्रसंघ का आइडिया अमेरिका के राष्ट्रपति का था, वुडरो विल्सन, तो इसलिए सारा का सारा श्रेय पहले अमेरिका को जाना चाहिए। यानी इसके सदस्य राष्ट्रों में मित्र राष्ट्र आते होंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के विजयी और मित्र राष्ट्र। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं भाई मित्र राष्ट्र में, तो सबसे पहला फाउंडिंग मेंबर ऑफ मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, दूसरा नंबर पे कौन आता है, फ्रांस, तीसरे नंबर पे कौन आता है, रूस, और पांचवें नंबर पे कौन आता है, सॉरी चौथे नंबर पे कौन आता है, अमेरिका। ये देश थे जो राष्ट्र संघ के मेंबर कहे जाते थे। राष्ट्र संघ की स्थापना के टाइम पर यही लोग थे, ठीक है। कुछ वैसे भी राज्य थे जो यहाँ मौजूद थे जिनको मतलब नहीं था कि हाँ क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, उनका काम था कि हाँ हमने ये कर दिया, हमने ये बात पूरी कर दी, हमने कंप्लीट कर दिया, राष्ट्र संघ के मेंबर हम बन गए, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि इसके कुल मेंबर, इसके कुल सदस्य 60 देश थे, ठीक है। 60 मेंबर्स थे इसके, 60 देश थे, ठीक है। और धीरे धीरे इनकी सदस्यता बढ़ती गई, बाद में कुछ सदस्यों ने क्या कर लिया, घटा भी ले लिया, जैसे जर्मनी भी कुछ इसकी सदस्यता छोड़ के गया था। इसके अलावा और भी देश थे जो सदस्य बनते थे फिर हटते थे, फिर बनते थे फिर हटते थे। भारत का इसमें नाम क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये जिस वक्त की बात हो रही है 1920, उस वक्त भारत किसका हिस्सा माना जाता था, ब्रिटेन का, तो इस वजह से भारत की सदस्यता की बात ही नहीं आ पाती है। अब आइए ये देखते हैं कि इसका जो गठन हुआ था वो किस आधार पर हुआ था, ठीक है। राष्ट्र संघ के सदस्य हो गया, अगला टॉपिक है राष्ट्र
संघ का गठन। ठीक है, राष्ट्र संघ का गठन कैसे हुआ था। अब बात यह है कि एक छोटा सा हिस्सा तो नहीं है कि एक राज्य चलाना है, एक छोटा सा हिस्सा नहीं है कि एक देश चलाना है। यह इंटरनेशनल संस्था है जो राष्ट्रों के संघ को चलाती है, यानी लीग ऑफ नेशंस को चलाती है। तो इतना तो पक्का हो गया कि जितने भी देश होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड होंगे, जुड़े हुए होंगे, कैसे ना कैसे उनको जुड़ा हुआ होना ही होगा, उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाना अकेले बस की बात नहीं होती है। हमने जब राजनीति शास्त्र पढ़ना शुरू किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक देश को चलाने के लिए अलग अलग रूप, अलग अलग अंगों की जरूरत होती है। और वैसे एक अंतरराष्ट्रीय संस्था को चलाने के लिए कितने अंगों की जरूरत पड़ेगी, तो वैसे ही उतने ही अंगों की जरूरत पड़ेगी जितना पहले कहा गया था। राष्ट्रसंघ में दो हिस्से थे। ठीक है, राष्ट्रसंघ जब बनाया गया तो उसके दो हिस्से बनाए गए। पहला जिसमें सारे के सारे मेंबरों के बारे में लिखा गया कि हाँ जो जो मेंबर आएगा उसको ये करना है, अच्छी बात है। और दूसरा कि इसके जो पार्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे। इसमें बेसिकली 3 पार्ट तैयार किए गए। ठीक है, इसमें बेसिकली 3 पार्ट तैयार किए गए, एक जनरल असेंबली, एक काउंसिल और एक इंटरनेशनल कोर्ट। कहने का मतलब समझ रहे हो, यानी इन लोगों ने एक बनाया संसद, एक बनाया कार्यालय और एक बनाया न्यायालय। यानी कि इन्होंने तीनों के तीनों अंश पकड़ लिए, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले संसद का गठन, तो हम कह सकते हैं कि इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें अंग बना दिए गए, अंग बनाए गए। अब ये अंग कौन कौन से थे फटाफट देख लेते हैं। 1 नंबर जनरल असेंबली या असेंबली जिसको कुछ लोग कहते थे, जनरल असेंबली। ठीक है, फिर दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला था काउंसिल, तीसरा वाला जो था वो क्या था, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। देख रहे हो व्यवस्था कितनी अच्छी की गई, चला उतना ही अच्छा, जितनी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था की गई थी ये उतना ही अच्छा फेमस हुआ। जैसे अब जनरल असेंबली की बात करें तो जनरल असेंबली लगभग किसके जैसा दिखती थी, तो ये लगभग विधायिका के जैसे दिखती थी। क्या कि ये दुनिया के सारे राष्ट्रों के लिए, मतलब सारे राष्ट्रों के लिए नहीं, दुनिया में सारे राष्ट्रों के साथ इसका संबंध कैसा रहेगा, इससे संबंधित नियम कौन बनाएगा, जनरल असेंबली। क्यों, क्योंकि ये इसकी विधायिका का रूप था। ये सारे के सारे देशों के साथ इसका कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा, इसको बैठाने के लिए उसने क्या ढूंढ लिया, जनरल असेंबली। काउंसिल की बात करें तो काउंसिल क्या होता है, काउंसिल क्या होता है, तो इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये कार्यपालिका थी, कार्यपालिका। यानी यहाँ पे जो डिसीजन हुआ है, यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया है, इसको लागू करने के लिए एक बैठक बैठती थी, काउंसिल होती थी, और वो कार्यपालिका सारे के सारे बैठक की जिम्मेदारी लेती थी और उसके अंदर जो भी रूप आता था, जो भी टारगेट आता था उसको संभालते थे और मेंटेन करते थे। कौन, ये लोग कार्यपालिका में। अब अगले वाले की तरफ आओगे तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये न्यायालय है, तो ये कौन सा वर्जन होगा, ये न्यायालय है तो ये होगा न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो ये थे इसके अलग अलग वर्जन। इसमें आपने देखा कि देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से इसके सदस्य राष्ट्र बनाए गए। जैसे एक देश होता है तो उसके सदस्य राज्य होते हैं, छोटे छोटे छोटे। फिर उसके बाद आता है राष्ट्र संघ, इसका गठन होता है।
इसको चलाने के लिए 3 अलग अलग अंग बना दिए जाते हैं। जैसे ही एक देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है, वैसे ही इसके अंदर जनरल असेंबली, काउंसिल और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ये कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य करते हैं। इसके अलावा इनकी मदद करने के लिए और भी छोटे छोटे संस्थान बनाए गए थे। अतिरिक्त संस्थानों के नाम बात करना स्टार्ट करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं अतिरिक्त अंग। कौन कौन से थे इसके? सबसे पहले तो बोल सकते हो सचिवालय, इनकी मदद करता था ये सचिवालय। दूसरे नंबर पे बोल सकते हो अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन, संघ या संगठन, संगठन ही ठीक रहेगा, संघ जरूरी नहीं है, संघ से फेडरेशन टाइप का आता है, ठीक है, संगठन। इसके अलावा अगर आप इसमें देखना चाहते हो तो सैनिक समिति, अंतरराष्ट्रीय संरक्षण समिति, निरस्त्रीकरण समिति, सब अब लिखते जाइए। जैसे आप सैन्य समिति, इसी का हिस्सा सैन्य समिति, निरस्त्रीकरण समिति, निरस्त्रीकरण समिति। निरस्त्रीकरण समिति क्या होता था? वैसी समिति थी जिसका मेन काम क्या था? यूनाइटेड नेशन, ये जो बड़ा था राष्ट्र संघ, इसका ही काम था। यानी कि देख रहे हो, निरस्त्र करना, राष्ट्र संघ का मेन उद्देश्य ही था ना, निरस्त्र करना। तो ये थे इसके अंग, ठीक है। अब इनके अंगों को हम विस्तार से नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।